राधे राधे, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। ये क्रैश कोर्स नहीं, ये क्रैश कोर्स नहीं है। ये 2026, 27, 28 की क्लास आज से चरक संहिता की शुरुआत है ना। बस क्रैश कोर्स में इसलिए दिया है क्योंकि आप भी उसको कर सकें, क्योंकि आपको 26 का एग्जाम देना है तो आपके लिए फायदा ही होगा, है ना। इसलिए उस पर कंडक्ट किया है, तो आप उसको ज्वाइन करके उसको कंप्लीट, हाँ मतलब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई आपको नुकसान होगा। चलिए शुरू करते हैं। काफी कम बच्चे हैं, अभी ज्वाइन हो जाएंगे बीच में। तो श्री गणेशाय नमः। शुरुआत करते हैं हमारे 2026, 27 और 28 की जर्नी को। सॉरी, 27, 28, 29 की जर्नी को। 26 तो आपका अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले तो हमारा ओरिएंटेशन वाली क्लास रहेगी 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैं आपको चरक सूत्र स्थान का 0 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, या चरक संहिता की हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें हम 3 फेज में बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी क्या होगी, हमारी 1 साल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरे फेज में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। तीसरा, हमें कोई भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो बीच बीच में आपको दिया जाएगा पूरे साल, है ना। सर और मैडम दोनों आपको पूरा मोटिवेशन देंगे। और यहाँ पे मैं आपको डिवाइडेशन बताऊंगी कि चरक संहिता या पूरी संहिता और सब्जेक्ट का डिवाइडेशन क्या है, किस तरीके से आपको संहिता की पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, ठीक है। 3 स्टेप्स में हम बात करने वाले हैं। और जो लोग ऐसे सोच के बैठे हैं कि ओरिएंटेशन बकवास रहेगा, इससे अच्छा तो मैं फर्स्ट क्लास कल से शुरुआत करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम एक घर की नींव बनाते हैं ना, घर बनाते तो उसकी नींव बहुत जरूरी है। आपको अगर 1 साल तैयारी करना है हमारे साथ, तो आपको उसकी नींव पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो आज हमारा नींव रखने की क्लास है, ताकि आपका 2027 में सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। और यकीन मानिएगा, है ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। यानी आप मेहनत करेंगे, फल के बारे में नहीं सोचना, फल के बारे में ऊपर वाला सोचेगा और जरूर आपको वो फल मिलेगा। तो हमारी पूरी 1 ईयर की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे अप्रैल से हमारा बैच शुरुआत हुआ है, नया बैच अप्रैल से शुरुआत हुआ है, तो आपका फरवरी या मैक्सिमम कभी कभी मार्च तक चला जाता है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अप्रैल से शुरुआत हुआ, फरवरी या मार्च में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर फरवरी या मार्च में कंप्लीट हो गया तो अप्रैल में आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाता है। जैसे अभी 2026 के बच्चों का चल रहा है, 6 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हुआ था, जो
अप्रैल मई जून तक चलेगा, 3 महीने आपका क्रैश कोर्स चलता है। 2027 का अगले अप्रैल से शुरू होगा, अभी 26 वालों का चल रहा है, तो ये जून तक आपका क्रैश कोर्स चलता है। ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, जब हमारा अप्रैल से बैच शुरू हुआ है तो अभी तो आपका क्योंकि 3 दिन संहिता चल रहा है, 3 दिन सब्जेक्ट चलेगा, कोर्स एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने में समय लगेगा। ऐसे ही संहिता के 5 चैप्टर होने में पहले तो एक एक चैप्टर के टेस्ट जो कि इनबिल्ड है उस पे कोर्स पे, है ना, उसके बाद आपके 5 चैप्टर जब हो जाएंगे तो क्लास में मैं टेस्ट लूंगी। ठीक है, वो भी अपलोड होगा, उसमें आपका टेस्ट की रैंकिंग वगैरह आएगी। तो वो आपका कब से शुरुआत हो जाएगा, मई से। मई से आपके पूरे वीकली टेस्ट शुरुआत हो जाएगी, जो वीक में 4 टेस्ट होंगे, हर संडे को टेस्ट होगा, है ना। मई से आपको वीकली टेस्ट देना है, हर संडे को वो टेस्ट होगा। ठीक है, फिर चौथी स्टेप की बात करें, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज या संहिता वाइज दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, या ऐसे टॉपिक रहते जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते। तो ये हमारा पूरे साल चला है, अभी जस्ट खत्म हुआ है, पिछले पिछले सैटरडे को खत्म हुआ है, यानी 2026 के बच्चों का हमने शुरुआत किया था मई से, जो कि अप्रैल तक चला है। तो आपका हर सैटरडे को क्या होगा, FAQ सेशन होगा। ये भी कब से शुरुआत कर देंगे हम, मई से, जब हमारा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ये कैसे होता है FAQ, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, उसका पूरे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपसे सैटरडे को पूरा PDF के थ्रू आपसे पूछा जाता है, 1 लाइन में आप उसका आंसर करते हैं और वही PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सैटरडे FAQ रहता है, संडे को वीकली टेस्ट रहता है। ठीक है, फिर 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, नवंबर से आपकी शुरुआत होती है मॉर्निंग क्लास की। अभी आपकी इवनिंग में क्लास चल रही है और इसका पूरा जो शेड्यूल रहता है वो होम पेज पर रहता है। आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं, होम पेज पे आपका पूरा शेड्यूल रहता है कि इवनिंग में जो 6 से 7 क्लास अभी चल रही है वो 2026 के स्टूडेंट क्रैश कोर्स की चल रही है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक्सेस मिला हुआ है उसका, इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक उतनी ही स्पीड से पढ़ाया जाता है जितना आपको अभी पढ़ाएंगे, मतलब स्लो ही चल रहा है, आप समझ सकते हैं उसको। और 7 से 8 आपकी क्या क्लास रहेगी, अभी इसका भी डिवाइडेशन है क्योंकि एक दिन 3 दिन 6 से 7 सर की क्लास रहती है क्रैश कोर्स की, और 7 से 8 मेरी संहिता की रहेगी, बताने वाली हूँ। और 7 से 8 जो रहेगी इसमें भी क्या रहेगा, इसको ऐसे समझे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो क्लास रहेगी आपकी कितने बजे से रहेगी, 6 से 7 रहेगी, वो रहेगी आपकी सब्जेक्ट यानी न्यू बैच के सब्जेक्ट की रहेगी। और इन्हीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 7 से 8 जो रहेगी वो क्रैश कोर्स की रहेगी। ठीक है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपको, जैसे आज फ्राइडे है तो संहिता की क्लास है, कितने बजे से, 7 से 8 आपकी संहिता की क्लास रहेगी, क्योंकि हफ्ते में हम 3 दिन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 3 दिन संहिता पढ़ाएंगे। और 6 से 7 जो आपकी क्लास रहेगी वो क्रैश कोर्स की रहेगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। होम पेज पर शेड्यूल लगा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, अभी उसमें कोई टेस्ट नहीं डला क्योंकि आपकी शुरुआत है। ठीक है, ये समझ आ गया क्लासेस कैसे होंगी, कब क्या शुरुआत होगा। तो मॉर्निंग में नवंबर से हमारी 1 नवंबर से क्लास होती है जिसमें आपको मॉर्निंग में अष्टांग हृदय पढ़ाया जाता है। यहाँ इवनिंग में चरक चल रहा होता है, मॉर्निंग में अष्टांग हृदय शुरू हो जाता है, अष्टांग हृदय जैसे ही मॉर्निंग में खत्म होता है और आपको सुश्रुत संहिता की शुरुआत मॉर्निंग में ही करा दी जाती है। इस प्रकार से हमारी नवंबर में 3 क्लास चलती हैं, एक सुबह और 2 शाम को, है ना, 2 संहिता की और एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है। ठीक, फिर नवंबर में ही एक और चीज स्टार्ट करते हैं, आपको टारगेट बेस्ड PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि टारगेट बेस्ड रहते हैं वो नवंबर से शुरुआत हो जाती है आपकी। ठीक है, इसमें आपको टारगेट दिया जाता है, पूरा एक शेड्यूल दिया जाता है, नवंबर से लेके फरवरी तक का आपको वीक में 2 पेपर सॉल्व करने रहते हैं। वो कैसे करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड है, वीडियो लेक्चर से आपको पढ़ना है, हफ्ते में केवल 2। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाइए अप्रैल।
अप्रैल में आपको 80 पेजेस का टारगेट दिया जाता है, यानी ये भी आपके रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्व हैं ऑलरेडी, उसको आपको पढ़ना है। बस टारगेट ये रहता है कि हफ्ते में आपको 10-10 पेज पढ़ना रहता है, नहीं 10 नहीं 20 पेज पढ़ना रहता है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी हो गया। उसके बाद यहीं पर नवंबर से शुरू हो जाता है हमारा, नवंबर या अक्टूबर सितंबर से भी कर सकते हैं, एक पूरी AIA PGT की टेस्ट सीरीज शुरू होती है ना। उसके बाद ये जब खत्म होने वाली रहती तो आपका पूरा सिलेबस जो हम कंप्लीट कराते हैं ना मार्च अप्रैल में, उसके बाद आपकी एक और टेस्ट सीरीज शुरू होती है जो हमारे ओनली बैच के बच्चे भी दे सकते, बाहर वाले भी दे सकते। तो स्पेशली बैचेस के बच्चे को टारगेट किया जाता है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है। जैसे अभी 2026 के बच्चों के लिए AIA PGT फाइनल स्ट्राइक टेस्ट सीरीज चल रही है ना। और जो नवंबर से हमने सितंबर अक्टूबर से शुरुआत की थी वो मिशन MD टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ऐसी आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी, वीकली टेस्ट रहेगा, FAQ रहेगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब हम यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, सारा चीज आपको कवर कराएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको कैसे पढ़ना है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कवर, आपको पढ़ाई कैसे करना है। जैसे आपको सर ने सब्जेक्ट पढ़ाया आज 1 घंटे, आज के आज ही आप उसको रिवाइज करेंगे सोने से पहले, क्योंकि जब सो जाते सब भूल जाते, फिर सुबह याद नहीं रहता। तो जिस दिन पढ़ाया उसी दिन आपको वो पढ़ना है। सेकेंड डे आपको क्लास करने के जस्ट आधा घंटे पहले उसको फिर से रिवाइज करना है उस लेक्चर को, मतलब वीडियो से नहीं, आपने जो पढ़ा है। और जो पढ़ाते हैं सर या मैडम, आपको ट्रिक जो बताते वो छोटा छोटा आपको लिखना है, जो भी कोड वगैरह है, ट्रिक है, वो आपको नोट्स में। और आपके पास कम से कम 5 कलर के पेन होना चाहिए, एक ही कलर से गुदागादी नहीं करना है, आंखों में अच्छा नहीं दिखता और वो याद नहीं रहता है। तो अलग अलग कलर के आपके पास पेन होना चाहिए, उसमें आपको ट्रिक छोटी छोटी लिखना है, कोई स्पेशल कोड बताया है तो लिख लेना है। ठीक है, तो कितना बार हो गया आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा। नेक्स्ट डे आपका जो क्लास होने वाला रहेगा उसके पहले आपको रिवीजन करना है। देखो आज जो हम बता रहे हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, है ना। बताऊंगी आपके क्वेश्चन जो है अभी बताऊंगी, है ना। तो जो अभी बताया जा रहा है दोबारा बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, इसलिए आपको अभी से ऐसा सोचकर पढ़ना है, जो क्लास में बताया जाएगा उसी शेड्यूल को फॉलो करना है। क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे अभी कुछ बच्चे फोन करते हैं कि अब हमारे 2 महीने बच्चे, मैडम अब बता दो कैसे पढ़ें। तो अब थोड़ी ना होता है, कोई बच्चों का खेल नहीं है एग्जाम देना। आपको किसी भी एग्जाम को अगर फाइट करना है तो पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब आसानी से नहीं निकलता। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सब उतनी ही पढ़ाई कर रहे हैं जितना आप करेंगे। पर सिलेक्शन किसका होता है, जो स्मार्ट पढ़ाई करता है, जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है ना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं कि आज हमने आज हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। जो रेगुलर आज से लिख के रख लीजिए, जो रेगुलर अभी से 5 से 6 घंटे पढ़ाई करेगा, उसको आगे जाके 10 घंटे या 12-15 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अभी 1 घंटे पढ़ेगा उसको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो अभी से आपको ऐसा करना है, रिवीजन करिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास का पढ़ना है। और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जितने भी MCQ ऐप पर हैं वो सारे सॉल्व करना, और आपके पास अगर कोई बुक और है MCQ की सब्जेक्ट वाइज तो वो सॉल्व कर लेना। ऐसे ही संहिता का लेक्चर होगा, सेम यही फॉलो करना है। एक चैप्टर खत्म हुआ तो अच्छे से रीजनिंग क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं ऐप पर, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, सूत्र स्थान चरक का कर लेना। सेकंड हुआ वो भी कर लेना, फर्स्ट सेकंड के कंबाइंड MCQ दिए हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको, और जब वीकली टेस्ट होता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, जब वीकली टेस्ट होगा उस सब्जेक्ट का, तो आपको तो कम से कम उस क्लास के दौरान ही 4 से 5 बार एक सब्जेक्ट रिवाइज ही हो जाएगा। ऐसे ही संहिता में भी होगा, तो कितने सारे टेस्ट होंगे आपको, किसी भी टेस्ट को आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक टेस्ट को मिस करते हैं तो आप कई कदम पीछे पहुंच जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी किसी टेस्ट को आपको मिस करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। जो भी क्वेश्चन हो लास्ट में मैं, हाँ, सारी चीजें बताऊंगी, है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अभी इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत, आपके जो अलग से क्वेश्चन है वो अलग से ही बताऊंगी। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है वो हमने बता दिया है। अब देखिए
संहिता और सब्जेक्ट में तो सारे सब्जेक्ट आपको सर पढ़ाएंगे, मैं संहिता पढ़ाऊंगी और मॉडर्न का कुछ पोर्शन मैं भी करूंगी। और यहाँ पे आपको संस्कृत, है ना, रिसर्च स्टड, जहां से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ही नहीं गया, 15 पेज के मात्र नोट्स हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आते वो सारे बनते हैं हर बार, है ना। तो सब्जेक्ट और संहिता को कॉम्बिनेशन में ही पढ़ना है, क्योंकि बिना, अगर आपने सोचा कि मैं संहिता पढ़ लूंगा सिलेक्ट हो जाऊंगा, कभी नहीं होगी, क्योंकि द्रव्यगुण, रसशास्त्र, है ना, भेषज कल्पना, ये संहिता में कवर नहीं होता है ना, वो सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्ट की खासियत एक और चीज बताती हूँ, इसमें क्या होता है, हम एक आचार्य चरक का पढ़ रहे हैं, फिर 6 महीने बाद सुश्रुत शुरू करेंगे, 2-3 महीने बाद हम अष्टांग हृदय शुरू करेंगे, तो भूल जाता है इधर क्या बताया, इन्होंने क्या बताया। पर सब्जेक्ट में क्या होता है, आप कंपैरेटिव पढ़ते हैं, साथ में वही चरक का देख लिया, सुश्रुत का देख लिया, बागभट्ट का देख लिया, जैसे प्रमेय के भेद कंपैरेटिव किसने क्या डिफरेंट माना है, ऐसे कुष्ठ में हमने देख लिया। तो यहाँ पे आपको रिवीजन के पर्पज से और सारी चीजें साथ में पढ़ने को मिलता है, तो ज्यादा अच्छे से चीजें याद होती है। और अगर आपने सब्जेक्ट अकेले पढ़ लिए, संहिता नहीं पढ़ा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AR एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन अभी 20 से 25 क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें करने के लिए हमको संहिता पढ़ना जरूरी है, और बहुत सारे सब्जेक्ट संहिता से तो निकले हैं। तो संहिता में कुमार भृत्य, गायनी, शल्य, शाला की बहुत सारी चीजें संहिता में कवर हो जाती है, ठीक है। तो दोनों चीजों को साथ में लेके पढ़ना है, किसी भी चीज को ज्यादा ऐसा नहीं कि स्पेशल इसको ज्यादा समय देंगे, अभी से टाइम टेबल बना के पढ़िएगा, ठीक है, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के चरक संहिता की शुरुआत करते हैं। आज चरक संहिता का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। नवंबर में AIA-PGT अटेम्प्ट करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो ड्रॉपर बच्चों के लिए होता है। AIA-PGT के हिसाब से वहां पे हर टेस्ट में 3 या 4 दिन का टेस्ट अंतर रहता है, वो ड्रॉपर बच्चे जो रहते हैं ना, जिन्होंने पहले से पढ़ाई की है, उनके लिए है। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए बैच में जो वीकली टेस्ट होते हैं केवल वही देना है। इसीलिए तो फ्रेशर के लिए हम अप्रैल में, जब हमारा फरवरी मार्च में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो अप्रैल में उनके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, जो अभी 26 के बच्चों को चल रही है, फाइनल स्ट्राइक टेस्ट सीरीज, ठीक है। ओके, MCQ आप मार्केट में जाके कोई भी बुक देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऐप पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिनको आप करेंगे तो सफिशिएंट है। और देखिएगा, हाँ हाँ, 2028 वालों को कैसे पढ़ना, आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आपको 27 में एग्जाम देना है ना, क्योंकि आपका 2 बार कोर्स कंप्लीट होगा, एक बार 27 के लिए, एक बार 28 के लिए, ठीक है। तो आपको सेम ऐसे ही पढ़ना है। और 9 से 5 ये मैंने आपको पूरा यूट्यूब पर 2 या 3 वीडियो डले हुए हैं, उसमें देखना टाइम मैनेजमेंट, जॉब करने के दौरान आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, एंड इंटर्नशिप के दौरान कैसे करना है, फैमिली में अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, वहां से देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। जीरो चैप्टर चरक संहिता का, जीरो चैप्टर मतलब हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना वाला जो पार्ट रहता है उसके और पहले का, जहां पे नाम लिखा हुआ है काशीनाथ पांडे, हाँ, और विद्योतनी से पढ़ेंगे, है ना। जो भी आपकी इंक्वायरी है MCQ से रिलेटेड, वो सारी आप मैनेजमेंट से बात करिएगा कॉल करके, है ना, ठीक है। तो पेज नंबर 9 निकाल लीजिएगा, शुरुआत में पेज नंबर 9 है। अभी आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट को पढ़ना केवल है, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको इन्हीं को एक्चुअल चैप्टर में पढ़ाऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेफरेंस के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए इनको शुरुआत से ही हम पढ़ते चलिए, और आखिरी में इनको आपको रेफरेंस के सहित ये याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चरक संहिता की महत्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहला ही श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, चरक सूत्र स्थान के 30। पहले तो ये बता दो आपको मिल गया कि नहीं। चरक संहिता विद्योतनी से हम पढ़ने वाले हैं, काशीनाथ पांडे, गोरखनाथ शास्त्री वाली जो बुक है उसमें, क्योंकि विमर्श अच्छा दिया रहता है बाकी आचार्यों के अकॉर्डिंग भी। मिल गया?
तो आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया है कि आयुर्वेद क्या है। सो अयम आयुर्वेदा शाश्वतो, हमारा आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। भाव स्वभाव नित्यत्वात्, और कैसा है, नित्य है। तो ये नहीं मिला आपको? चरक संहिता का फर्स्ट वॉल्यूम ओपन करिए। जैसे आप पेज पलटाएंगे, बीच में 3-4 मतलब 9 नंबर के पेज से शुरुआत है, पेज नंबर 9 पुरानी बुक में। नई वाली बुक में अब मुझे नहीं पता, आगे पीछे होगा 1-2 पेज। किसी को मिल गया हो तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि मैं शुरुआत कर सकूं। ओके, नई बुक में 6वें नंबर पे है, ठीक है। चरक सूत्र स्थान, चरक जी ने आयुर्वेद के महत्व के बारे में कहां पर बताया है? सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में। और आचार्य चरक ने ही आयुर्वेद का प्रयोजन कहां बताया है? आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, चरक जी ने कहा बताया? सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में, और सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के पहले नंबर के चैप्टर में। पहला ही क्वेश्चन यहां से बन जाता है एग्जाम में कि आयुर्वेद का प्रयोजन के बारे में चरक ने कहा बताया? सूत्र के लास्ट में, सुश्रुत ने सूत्र के पहले चैप्टर में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलिए। यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हमको शुरुआत से ही पढ़ना है। एक आचार्य आते हैं, कौन से? गंगाधर। गंगाधर की एक जल्प कल्पतरु टीका है, गंगाधर राय, 19वीं शताब्दी। कब के हैं ये? 19वीं शताब्दी के हैं। इनका एक टीका है, कवि गंगाधर राय जी की एक टीका है, जल्प कल्पतरु। तो कोड बनाकर हम वैसे याद करेंगे गंगा जल से। मूवी सलमान खान की, सलमान खान नहीं सॉरी, अजय देवगन की मूवी आपने देखी होगी गंगा जल। तो गंगा से गंगाधर राय, जल से हो जाएगा जल्प कल्पतरु टीका। इसमें उन्होंने शुरुआत में क्या बोला है? चरक संहिता को जत तसो सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम सर्व फलोदयत्वात्। ऐसे कौन से आचार्य हैं? क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने अपनी टीका में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है? तो वो गंगाधर राय हैं। और काल क्या है उनका? 19वीं शताब्दी। वैसे हम चरक संहिता की जितनी भी टीकाकार हैं वो कल की क्लास में कवर करने वाले हैं, है ना। उनका काल क्या है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है या कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाइए 15 नंबर का पेज ओल्ड बुक में। यहां से कुछ नहीं पढ़ना है। चरक संहिता पर कौन से स्थान में किस दर्शन का प्रभाव है? कौन से स्थान पर किस दर्शन का प्रभाव है? यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो थोड़े से टफ लेवल के एग्जाम होते हैं। अब तो AIPGT बहुत टफ कर दिया है ना। UPSC के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो यतो ही सूत्र स्थानस्य अध्यादेव, है ना। सूत्र स्थान के जो शुरुआत के अध्याय हैं, है ना, आद्य अध्याय देव यानी आदि के अध्याय हैं, वो वैशेषिक दर्शन से प्रादुर्भूत हैं, यानी उनका प्रादुर्भाव वैशेषिक दर्शन से हुआ है। जैसे सूत्र स्थान का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर ले लो, 7वां तक चैप्टर ले लो, ये शुरुआत के जो चैप्टर हैं उनमें वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा चरक संहिता के सूत्र स्थान के शुरुआत के चैप्टर में कौन से दर्शन का प्रभाव है? तो वैशेषिक दर्शन का है। और 8वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है? इंद्रियोपक्रमणी अध्याय। उस चैप्टर पे धर्म शास्त्र का प्रभाव है। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ना है कि केवल पढ़ना नहीं, आपको चीजें याद करना। और आप जिस क्लास को ज्वाइन किए हैं उसका टारगेट यही है
कि आपको चीजें याद कराए, केवल पढ़ाए नहीं। कैसे याद करते हैं? चरक ने सूत्र स्थान की शुरुआत में विशेष चीजें बताई हैं, शुरुआत में विशेष चीजों का वर्णन किया है। तो शुरुआत के चैप्टर में वैशेष्य दर्शन का प्रादुर्भाव है। इंद्रियोपक्रमणीय, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी पंच इंद्रियां हैं, धर्म का काम करती हैं। आंखें धर्म का काम, धार्मिक चीजें देखती हैं। कान भजन सुनते हैं। तो इंद्रियां धर्म का काम करती हैं। तो इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय धर्म शास्त्र से उद्धृत है। विमान स्थान के 8वां अध्याय गौतमी न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसका है? गौतम बुद्ध का है। तो गौतम बुद्ध न्याय करते थे। तो विमान स्थान का, विमान यानी मान, एक न्याय का क्या होता है? एक प्रमाण होता है। न्याय का एक मान होता है कि कितना न्याय करना है। 100 किलो सोना चढ़ा देगा कोई, कोई इतना चढ़ा देगा। तो न्याय का एक प्रमाण है, एक मान है। तो विमान स्थान पे न्याय दर्शन का प्रादुर्भाव है। शारीर स्थान का, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। शारीर स्थान का प्रथम अध्याय सांख्य उत्पत्ति, सांख्य दर्शन से उद्धृत है। कैसे याद करेंगे? हमारे शरीर में अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनकी संख्या होती है ना। कलाएं हैं, त्वचाएं हैं, तो शरीर में संख्या होती है हर एक चीज की। तो शरीर स्थान का प्रथम चैप्टर सांख्य दर्शन से लिया गया है। और सिद्धि स्थान का वेदांत से। तो वेदों को पढ़ के आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप वेद पढ़ेंगे, सिद्धि मिल जाएगी। तो सिद्धि स्थान का वेदांत और द्वैत आदि से उत्पन्न हुआ है। और बीच बीच में जगह जगह पे कई दर्शन का भी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो याद हो गया, सूत्र स्थान की शुरुआत में विशेष चीजों का वर्णन है, तो वैशेष्य हो गया। इंद्रियां धर्म का काम करती हैं। विमान, मान न्याय का एक मान होता है। शरीर में संख्या होती है ना। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। तो वैतांतिक सिद्धि स्थानाश्च। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पेज को छोड़ने के बाद नेक्स्ट पेज पर आयतन पढ़ते हैं। दशविध आयतन, 10 प्राणायतन जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणायतन। कितने बताए हैं आचार्य चरक ने? तो आचार्य चरक ने प्राणायतन अभी एक बार पढ़ेंगे। फिर मैं आपको जब सूत्र स्थान का कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, 29 पढ़ाऊंगी, वही का रेफरेंस है ये, पर यहाँ पे एक बार दे दिया है तो याद कर लेते हैं। फिर हम आपको शारीर स्थान का, चरक शारीर स्थान का 7वां चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा? 7th नंबर का। तो प्राण आयतन 10 हैं, जिनका वर्णन 2 जगह किया है चरक जी ने, सूत्र स्थान के 29वें चैप्टर में और शारीर स्थान के 7वें चैप्टर में। तो सूत्र स्थान के जो 29वें चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ पे? शारीर स्थान के 7वें चैप्टर में जो बताया है। तो क्या क्या होता है? पहले तो आपको याद करना है त्रिमर्म। त्रिमर्म याद कर लिया। मर्म त्रय, ये हो गया त्रिमर्म। प्लस यहाँ पे क्या रहते हैं? शंख रहते। त्रिमर्म में कौन आता है? हृदय अवस्थी और सिर। हृदय अवस्थी और सिर त्रिमर्म में आता है। पर यहाँ पे हृदय अवस्थी सिर नाम से नहीं बताया है, केवल त्रिमर्म लिखा है। हृदय अवस्थी सिर नाम से कहाँ बताया है? वो बताया है शारीर स्थान के 7वें चैप्टर में। यही डिफरेंस है, उसमें से एक चीज को अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो हृदय अवस्थी और सिर होता है मर्म त्रय में। तो त्रिमर्म प्लस 2 शंख हो गया। अब याद करो, 2 धातुएं और सबसे लास्ट में क्या बनता है? 2 धातु, यानी रस के बाद हमने रक्त याद किया, तो रक्त के बाद बना शुक्र, मतलब रक्त दूसरे नंबर की धातु, फिर शुक्र सबसे लास्ट में, और शुक्र के बाद क्या बनता है हमारे शरीर में? ओज बनता है। तो 3 तो हमने ऐसे याद कर लिया। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 मर्म, 3 चीजें, 2 शंख, 5 चीजें। पहली धातु, पहली से छोड़ के रक्त धातु, शुक्र धातु और एक ओज, 3 ये हो गया। अब 2 ही चीजें तो बची हैं। क्या क्या? एक कंठ, ऊपर वाला और नीचे वाला गुदा। एक कंठ और एक गुदा। रिवाइज करिए, याद हो जाएगा, है ना। तो त्रिमर्म हो गया, शंख द्वय हो गया, रक्त है, शुक्र है, सबसे लास्ट में ओज बनता है, एक कंठ हो गया, एक गुदा हो गया। ये हो गया हमारा सूत्र स्थान के 10 प्राणायतन। ठीक है, अब शारीर स्थान में क्या था? बस त्रिमर्म की जगह उन्होंने नाम बता दिया। क्या नाम बता दिया?
मूर्धा, मूर्धा यानी शिर प्रदेश को ही मूर्धा बोलते। तो ऐसा नहीं करना कि मूर्धा आएगा तो ही सही होगा, ऐसा नहीं, मूर्धा रहे शिर रहे बात बराबर है। हृदय और वस्ती लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मूर्धा हृदय वस्ती। कंठ भी है, गुदा भी है, ओज भी है, शुक्र भी है, सब कुछ है। बस क्या है, इन्होंने किसको मना कर दिया, शंख द्वय को मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे। शंख द्वय, दो शंख को मना कर दिया, यानी वह शंख को चेंज किया है, त्रिमर्म की जगह केवल नाम बता दिए हैं। शंख को मना मतलब मा फॉर मांस बता दिया और ना फॉर हो जाएगा नाभि, इतना ही अंतर है। आया समझ में? बताइए जरा, समझ आया? शारीर स्थान और सूत्र स्थान के 29 के 10 प्राणायतन में क्या डिफरेंट है? इतना डिफरेंस है बस कि इन्होंने शंख को मना कर दिया, हम नहीं बताएंगे। तो मा फॉर मांस, ना फॉर नाभि। क्लियर हो गया? इतना ही अंतर था। अब एक और चीज, अब साथ ही साथ हम अष्टांग हृदय का और पढ़ लें। अष्टांग हृदय ने 10 प्राणायतन कैसे बताए हैं, जो चरक जी ने शारीर स्थान के साथ में बताया ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। केवल एक चीज को अलग कर दिया उन्होंने, मांस को जिभा से खा लिया, मांस को जिभा से खा लिया, यानी उन्होंने मांस की जगह जिभा बंधन बता दिया, जिभा बंधन बता दिया। और बाकी तो सेम वही रहेगा, नाभि, और उसके बाद ये सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। तो ये हमने रेफरेंस देगा आपको, पूछेगा शारीर स्थान के अनुसार आपको 10 प्राणायतन बताना है, सूत्र स्थान के हिसाब से 10 प्राणायतन बताना है, ऐसे रेफरेंस देके पूछेगा। नहीं पूछेगा तो आपको सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सूत्र स्थान को देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको पेज नंबर 24 पर आ जाइए, ओल्ड बुक में पेज नंबर 24। वहां पर हम संभाषाएं पढ़ेंगे कि कौन सी संभाषा कौन से पर्वत पर हुई है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ाया जाएगा, पर अभी से पढ़ के रखोगे तो आगे आपको याद करने में आसानी होगी। अष्टांग का केवल इतना है, मना, यानी चरक ने जो शारीर स्थान में बताया ना, मना, मांस और नाभि, बस मांस की जगह उन्होंने क्या कर दिया, जिभा बंधन कर दिया, जिभा बंधन। बाकी नाभि तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा। बाकी तो जो बताए थे, कौन कौन सी चीजें बताए थे, एक कंठ बता दिया, दूसरा गुदा बता दिया, फिर रक्त है, शुक्र है और ओज है। ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर त्रिमर में क्या क्या चीजें आती हैं, हृदय, वस्ती और सिरा प्रदेश। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ये 10 प्राणायतन है। अब चरक सूत्र स्थान के 26वें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, रस विषयक संभाषा पढ़ेंगे, यानी रसों के संबंधित संभाषा परिषद पढ़ेंगे। तो संभाषा कितनी हुई है पूरे सूत्र स्थान में या चरक संहिता में, वो सारी चीजें आगे फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले, तो अभी डिटेल की जरूरत नहीं है। इतना याद रखिए, रस विषयक जो संभाषा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी चैत्र रथ नामक वन में। चैत्र रथ नामक जो वन है वहां पे रस विषयक संभाषा हुई थी। ठीक है, चिकित्सा स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में आप पढ़ेंगे उदर रोग, उदर रोग के बारे में। उदर रोग से संबंधित चर्चा कहाँ पे की थी, ये संभाषा नहीं हुई थी, बस ऐसे ही चर्चा हुई थी जनरल। तो कहाँ पर हुई थी, कैलाश में, कैलाशे नंदनो उपमेय, कैलाश पर हुई थी ये उदर रोग से संबंधित चर्चाएं। ठीक है, और मेरी क्लास में एक चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, जो भी मैं चीजें पूछती हूँ आपको आंसर करना है, ऐसे नहीं बैठना। फिर मुझे नहीं लगता कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। सोते हुए बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं ना, जागते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि मैंने जो पढ़ाया समझ आया, नहीं आया, तो अभी मैंने किसने बोला एक बार और रिपीट कर दो, मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा ना पूछने का। तो अभी जो चीजें नहीं समझ आ रहा है या आया है तो एक बार यस करके बोल दिया करो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे से।
21 नंबर का चैप्टर है विसर्प चिकित्सा। तो विसर्प से संबंधित चर्चा कैलाशी किन्नरा किरणे, तो यहाँ पे कैलाश नंदनोपमेय, कैलाश के साथ नंदन आ जाए तो उदर है, कैलाश के साथ किन्नर आ जाए तो क्या है, विसर्प है। ठीक है, चरक विमान स्थान का तीसरा चैप्टर, अभी केवल रीड करना है, रटना नहीं है, चैप्टर आएगा याद हो जाएगा। विमान स्थान का तीसरा चैप्टर जनपद उद्वंसनी अध्याय, जनपद उद्वंस के संबंध में चर्चा कहां पर की है, पांचाल क्षेत्र, पांचाल क्षेत्र यानी पंजाब में इसका वर्णन किया गया है। पांचाल क्षेत्र नहीं है, बस इतना याद रखोगे, पंचगंगे है पंजाब, पंचगंगे है पंजाब। तो रक्तपित्त चिकित्सा चौथा चैप्टर है रक्तपित्त, वो कहां पर वर्णित किया गया है, पंजाब में, है ना, पंचगंगे। और फिर 19वें नंबर का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, अतिसार। अतिसार का चर्चा जो भी है वो कहां पर किया गया था, हिमालय पर, हिमवता पार्श्वे यानी हिमालय पर्वत पर इससे संबंधित चर्चा हुई थी अतिसार की। ठीक है, और योनि व्यापद का भी हिमालय पर ही हुआ था, पुण्य हिमवता चिकित्सा स्थान का तीसरा 30 नंबर का चैप्टर है, ये योनि व्यापद का वर्णन किया गया है। बस इतना ही, यहां से और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद संपादकीय, जहां चरक संहिता का डिटेल कि चरक कौन है, आत्रेय कौन है, पुनर्वसु आत्रेय कौन है, अग्निवेश कौन है, ये सारी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया, तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया है वो भी 30 नंबर के चैप्टर में सूत्र स्थान, और आयुर्वेद का महत्व भी वहीं पर है। सो एम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात् चरक सूत्र स्थान का 30 नंबर का चैप्टर का रेफरेंस है। अब एक और रेफरेंस पूछा जाता है, आयु के पर्याय कहां पर बताएं चरक ने, आयु के पर्याय, या इसको हम बोलेंगे आयु के भेद, है ना, और डिटेल में लक्षण कहां बताएं, तो भेद या पर्याय जो है चरक ने सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बताया, और डिटेल में लक्षण कहां पे बताया, चरक जी ने सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में बताया। ठीक है, पहले ये पंचगंगे पांचाल क्षेत्र जनपद होते थे पहले, अभी अभी मैंने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाया एमपीजी के वालों को, उसमें रहता है जनपद मंडल होते थे, जनपद, उसमें अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया था, उस एरिया में कौन कौन से चीजों को लिया गया था, तो केवल एमपी का नहीं है, पूरा भारत का इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, ओके। तो चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवतम, यानी शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोगों को हम आयु कहते हैं, है ना, इसी के पर्याय हैं धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये सारे पर्याय किसके हैं, आयु के हैं। आगे डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। और हिता हितम सुखम, आयुर्वेद, ये आयु के क्या बता दिए, हितायु भेद बता दिए, आयु के भेद, यहाँ पे इस श्लोक में क्या बता दिए उन्होंने, आयु के पर्याय बता दिए, यहाँ पे आयु के भेद बता दिए, यानी आयु, हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु, आयु के कितने भेद हो गए, टोटल 4 भेद हो गए, हित अहित सुख दुख आयु जो है, इसका शॉर्ट पे वर्णन कहाँ किया है, भेद फर्स्ट चैप्टर में, और डिटेल में लक्षण कहाँ बताया, चरक सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में बताया है। मान तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते, आयुर्वेद की परिभाषा इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा कहां पर बताई है, फर्स्ट चैप्टर में, उसी के फर्स्ट लाइन में क्या बताया है, आयु के भेद भी बताएं कि आयु कितने प्रकार की होती है। अगले पेज पर चलते हैं। संसार की सबसे प्राचीनतम बुक का नाम बताइए, कौन सी है, ऋग्वेद है। हमारा जो आयुर्वेद है किसका उपवेद है, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है। वेदों के बाद में ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में भी इनका क्रमशः विकसित और विस्तृत विवेचन मिलता है। बाकी आयुर्वेद किसका उपवेद है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अथर्ववेद का उपवेद है। मूल ग्रंथ जो है चरक संहिता, उसके बारे में पढ़ते हैं। चरक संहिता
तो जो सब जगह है वो चरक संहिता में नहीं, जो चरक संहिता में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, पर जो चरक संहिता में है वो सब जगह थोड़ा बहुत मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि पूर्व वर्णन कहा गया है, आज उपलब्ध आयुर्वेद संहिताओं में चरक संहिता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम विवेचन किया गया उतना अन्यत्र नहीं। इसी से प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है, चर कस्तु चिकित्सते। आप एक श्लोक पढ़ते थे पहले, यूजी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? निदाने माधवा श्रेष्ठा। निदान स्थान में कौन श्रेष्ठ है? माधव। निदाने माधवा श्रेष्ठा। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है अच्छे से, पर मैं टूटा फूटा बता रही हूँ। चरकस्तु चिकित्सते, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में श्रेष्ठ है। सुश्रुते शारीरा, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में श्रेष्ठ है। और एक और क्या बच गया? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, है ना। ऐसे चारों संहिता के लिए अगर विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन आता है, अगर चिकित्सा से क्वेश्चन आएगा तो आपको चरक को प्रायोरिटी पे रखना है। सुश्रुत से क्वेश्चन आएगा तो शारीर स्थान, शारीर से क्वेश्चन आएगा तो सुश्रुत का शारीर को प्रायोरिटी देना है ना। ऐसे अष्टांग हृदय का सूत्र निदान स्थान में माधव को प्रायोरिटी देना पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सूत्र रूप में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, आस्तिक दर्शनों के साथ चार्वाक आदि नास्तिक दर्शनों और परोक्ष रूप से व्याकरण आदि वेदांगों का भी संकलन इस सुंदरता से किया गया है। अब जो हम पढ़ के आ गए हैं, एक बार फिर से एक बार और पढ़ लीजिएगा। महर्षि कल्प स्वनम धन्य स्वर्गीय कविराज गंगाधर जी सेन ने इस ग्रंथ की जल कल्पत्रु नामक टीका के आरंभ में इस संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है, जो हम एक बार फिर से पढ़ के आ चुके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका लिखी रहती है। सबसे लास्ट में आप पढ़ते हो ना, हर चैप्टर जब समाप्त होता है उसमें लिखा रहता है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है, तो अग्निवेश है। प्रति संस्कर्ता द्रणवल नहीं है, संपूरकता है वो, द्रणवल संपूरकता है। चरक क्या है? प्रति संस्कृते। हर एक श्लोक के, हर एक चैप्टर के लास्ट में यही श्लोक तो दिया रहता है और यही हम गलत कर देते हैं। तो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता खुद चरक ही हैं, तंत्रकर्ता अग्निवेश हैं। तो ये संहिता हमारी 4 स्टेप में लिखी है। कौन से काल में लिखी है, किसको क्या बोलते हैं, तो कल की क्लास में वो देखेंगे। तो इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में मृत्यु लोक में आयुर्वेद के अवतरण क्रम के साथ ग्रंथ के निर्माता अग्निवेश का नाम उल्लेख किया गया है। अब आते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त किया? तो सबसे पहले ब्रह्मा ने। ब्रह्मा के पुत्र कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर अश्विनी कुमारों से इंद्र ने, और इंद्र से भरद्वाज ने। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परलोक से इहलोक यानी मृत्यु लोक में आयुर्वेद के ज्ञान को कौन लेकर आया था? वो थे ऋषि भरद्वाज, है ना। हमारे संसार में, हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी लोक में आयुर्वेद का ज्ञान कौन लेके आए थे? भरद्वाज लेके आए थे। उन्होंने किससे प्राप्त किया था? इंद्र से प्राप्त किया था। और हम क्या करा रहे हैं भाई? अभी तक क्या कर रहे हो? जो हम पढ़ा रहे हैं, जहां पे मार्क करते, वो आपको मार्क करते चलना है। अलग अलग कलर के पेन रखना, मैंने पहले बोला है आपको। छवि गर्ग अभी तक क्या कर रहे थे? जो भी डाउट है सब पूछते चलो, आज पहली क्लास है। जो जो यहाँ अंडरलाइन कराया जा रहा है करना है। देखो संहिता एक लय में चलेगी। सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि 6 दिन चला, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ फिर दूसरा पढ़ने शुरू कर दिए आप, फिर तीसरा पढ़ना शुरू कर दिया। अभी आपको संहिता शुरुआत में केवल आज का लेक्चर और कल का लेक्चर बोरिंग लगेगा, परसों से आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और संहिता में एक चीज लिख के रख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से चीजें पता है, गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते, क्योंकि जो लिखा है वो शाश्वत है। आपने वो चीजें याद की हैं, 4 ऑप्शन में दिखेगा, आप आंसर टिक करके आओ, कभी गलत नहीं होगा। अब मॉडर्न के क्वेश्चन ले लो, है ना। बायल जूस का
कितना सेक्रेशन होता है, सेमुलिंगम में अलग लिखा है, मैथ्यू में अलग लिखा है, कहीं अलग अलग लिखा है। वो क्वेश्चन गलत हो सकते पर ये गलत नहीं होते, इसलिए अगर अच्छे से पढ़ोगे इंटरेस्ट आएगा, जरूर आएगा। अभी थोड़ा 1-2 दिन हमको बोरिंग लगता है, ठीक है। छवि मतलब केवल छवि को नहीं बोल रही हूँ, सबको मैं बोल रही हूँ, है ना। सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों से उसका प्रचार किया। तो यह लोक में सबसे पहले कौन लेके आए, यही लेके आए। अब अगला क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है। चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पूर्वोक्त पुष्पिका से स्पष्ट है कि इस अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया है, उसका नाम चरक संहिता पड़ा है। उपलब्ध चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि चिकित्सा स्थान के, हाँ, अब जो द्रणवल आते हैं वो संपूरकता है। द्रणवल क्या है, चरक संहिता के संपूरकता कहलाते हैं। यानी इन्होंने टोटल कितने चैप्टर ऐड किए हैं, देखो चिकित्सा स्थान के उन्होंने 17 चैप्टर ऐड किए हैं। कौन कौन से नहीं किए हैं वो हम याद करने वाले हैं, क्योंकि 17 ऐड किए हैं, टोटल कितने हैं 30 हैं, मतलब 13 ऐड नहीं किए होंगे। तो हमको याद करना कौन सा आसान होगा, जो इनके नहीं है यानी चरक के हैं वो, तो 13 हम याद कर लेंगे, ठीक है। और 12 चैप्टर पूरे कल्प स्थान द्रणवल ने ऐड किया, पूरा सिद्धि स्थान द्रणवल ने ऐड किया है। 17 टोटल कितने हो गए, काउंट करके बताओ जरा। 12 24 ना 41, 41 हो गए ना। टोटल 41 चैप्टर को इन्होंने ऐड किया है। इस प्रकार इस संहिता के संबंध भरद्वाज, आत्रेय, अग्निवेश, चरक संहिता, द्रणवल, इन 5 आचार्यों के नाम उल्लेख अतिरिक्त मिलते हैं। अब आते हैं भरद्वाज के बारे में पढ़ते हैं। भरद्वाज के बारे में पढ़ के आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, है ना। उसके बाद आत्रेय से हम कल पढ़ेंगे। तो भरद्वाज कौन थे, इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति यही है, पहला क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र के प्रथम ज्ञाता भी इनको बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके पिता को थे ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अंगिरा के उतत्य और बृहस्पति, 2 पुत्र हुए। ब्रह्मा के कौन एक पुत्र थे, देवर्षि अंगिरा, देवर्षि अंगिरा ब्रह्मा के पुत्र। अब अंगिरा के 2 बच्चे उतत्य और बृहस्पति, है ना, ये 2। उतत्य की पत्नी का नाम क्या था, ममता, और बृहस्पति, हाँ देखो क्या था, बृहस्पति भरद्वाज के पिता और माता कौन थी, ममता थी, है ना। पिता बृहस्पति और माता ममता, उनसे हुए थे बृहस्पति, सॉरी भरद्वाज। तो भरद्वाज की उत्पत्ति कृतयुग के अंत अथवा त्रेता युग के आदि में हुई थी। इनका वर्णन मत्स्य अग्नि, हमको इतना याद रखना, पिता का नाम बृहस्पति थे भरद्वाज के। द्वाज इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी माता 2 हुई, एक तो बृहस्पति की पत्नी और ये उतत्य की पत्नी थी ममता, उनकी रियल माँ तो यही हुई, और एक और माँ कौन, बृहस्पति की पत्नी। यानी इनको द्विज इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 माताएं थी, दोनों ने इनका पालन पोषण किया था। इनके संबंध में इतना ही याद करना, इससे ज्यादा हमको नहीं याद करना है, ठीक है। तो आज ही क्लास में शुरुआत थी, इसलिए यहीं पर खत्म करते हैं। कल से हम इसको पूरा कंप्लीट करके टीकाएं मैं आपको पढ़ाऊंगी। 4 स्टेप्स जो होती हैं वो तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, एक ही वो सारे सूत्र पढ़ाऊंगी, किस प्रकार चरक संहिता का निर्माण हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अभी एक आपको, हाँ, और क्या क्या करना, भी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। आपको एक छोटी सी डायरी रखना है अपने साथ में, किस चीज के लिए, 2 डायरी रखना है। एक में आपको श्लोक लिखना है, कौन कौन से, मुश्किल से पूरी संहिता में आपको 15 से 20 श्लोक याद करने को बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं। वो श्लोक याद करोगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, श्लोक के बिना नहीं होंगे। तो आपको 15 से 20 श्लोक के लिए एक डायरी रखना है साथ में, और कैसे याद करना, जब श्लोक आएगा कोई तो बता दूंगी कैसे याद करना है। दूसरा, आपको होमवर्क की डायरी रखना है, होमवर्क की डायरी। आपको जो क्लास में बोला जाता है वो लिख लिया करो, क्योंकि मुझे पता है जब क्लास लगी रहती है आपको याद रहता है मैडम ने क्या बोला, और सुबह हुआ तो सब भूल गए, पता ही नहीं रहता कौन सा होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क की डायरी होना चाहिए। आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि आप एक छोटे बच्चे हैं, आप
फर्स्ट क्लास में स्कूल जा रहे हैं, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, अब आपको टाइम टेबल बनाना है। बनाएंगे अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अगर आपने शुरुआत आज से नहीं की ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। कल 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 तो होता ही नहीं है ना। कल आज कल हो गया, फिर कल हो गया, तो कल कभी नहीं होगा। आज के आज टाइम टेबल बनाएंगे। जो अभी सर ने आपको पढ़ाया है, सब्जेक्ट नहीं अच्छे से याद हुआ है ना, अभी मैंने संहिता पढ़ाया नहीं अच्छे से याद हुआ है, तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। पर ऐसा भी शुरुआत में कर सकते हो, बाद में दोबारा वीडियो नहीं देखना है। जो साथ में पढ़ाया जा रहा है उसका ट्रिक लिखते चलना है। ठीक है। तो जो अभी सब्जेक्ट में आपकी अच्छे से याद करिए, कंठस्थ कर लीजिए, है ना। तो एक समय फिक्स कर लीजिए। अभी तो आपका डिवाइडेशन नहीं है, अभी तो आप मान के चलो 2 घंटे इसको पढ़ दो सब्जेक्ट को, 2 घंटे संहिता को पढ़ लो, है ना। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको डिवाइड करना है सब्जेक्ट संहिता के कितने घंटे पढ़ना है, और दोनों के आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। अभी आपको कोई पीवाईक्यू कोई ऐसा चीजें नहीं सॉल्व करना है, ना ही द्रवगुण रसायन को साथ में लेके चलना है। जब कोर्स हमारा थोड़ा आधा सा नहीं 20-30% हो जाएगा ना, तब का अलग टाइम टेबल रहेगा। तो कल आज के आज ही सभी लोग टाइम टेबल बनाएंगे और कल मुझे बताएंगे। ठीक है। जो भी हमने पढ़ा बहुत कम ही पढ़ा है आज। मेन तो ये है जो मैंने समझाया वो चीज समझ आई, है ना। बता दीजिए और क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, शारीर स्थान में शंख द्वय को हटा दिए हैं। ओके। आज का होमवर्क आपका यही है, आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल। अच्छी एनर्जी के साथ लगना है, क्योंकि हमें 1 साल चलना है, तो बहुत ज्यादा आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना। क्या बनना है, अभी कछुआ बनना है। कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी ना, एक बार सुन लेते हैं, है ना। हाँ, कछुए खरगोश में सबने सुनी है, पर एक बार मुस्कुरा देना। कछुए खरगोश में रेस होती है, तो खरगोश को क्या लगता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, है ना, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पे। पर कछुआ को लगता है कि मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, मैं सोऊंगा नहीं रास्ते में, मैं चलता रहूंगा। खरगोश अच्छे पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है, उसके नींद लग जाती है। फिर क्या होता है, कछुआ अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे चल चल कर जा रहा था, और खरगोश रेस को हार जाता है। तो आपको अभी कछुआ बनना है। ठीक है। यानी आपको 5-6 घंटे डेली पढ़ाई के लिए निकालिए, इतना ही चलने दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। यानी ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसा नहीं करना अभी चल रहा है, बहुत स्लो कोर्स चल रहा है, आराम से करूंगा, मैं तो जनवरी में शुरुआत करूंगा पढ़ाई की, तो वो चीज गलत है ना। वो खरगोश जैसी कंडीशन हो जाएगी, फिर कुछ चीज समझ नहीं आता, तभी पीवीआईक्यू पढ़े रहते हैं, एमसीक्यू पढ़े रहते हैं, संहिता का वर्णन, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब्जेक्ट का वर्णन, उसके साथ आपको द्रवगुण रसशास्त्र का और ज्यादा वर्णन हो जाता है, तो चीजें आपको समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या पढ़ना है। तो अभी से आपको अच्छी शुरुआत करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके।